सभी राष्ट्र नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की इस वीडियो सीरीज में हम सभी लोगों ने अभिवृद्धि और विकास से पढ़ते हुए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया था। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पिछला वीडियो हम सभी ने किशोरावस्था का अध्ययन कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन सीटेट को अगर देखें तो उसके अंतर्गत पूछा जाता है। अन्य डीएलएड के पाठ्यक्रमों के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उनकी भी परीक्षाओं में ये 4 से 5 अंक का पूछा जाता है। तो चर्चा को प्रारंभ करते हुए हम बात करें कि किशोरावस्था के बाद हम समाज या सामाजिकरण या सामाजिक विकास की चर्चा करने वाले हैं। तो कहें कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हमने किया और विकास को आपने कहा था कि ये एक क्या है, उत्तरोत्तर और क्रमिक परिवर्तन है। तो बालक के सामाजिक व्यवहारों में भी परिवर्तन देखने को हमें आगे मिलेगा और वह परिवर्तन हमें कराने होंगे। जब कभी भी आगे विकास की बात आएगी तब मैं आपको एक बात का ध्यान कराऊंगा कि जब हम सभी ने अभिवृद्धि और विकास का अंतर पढ़ा था तो उस अंतर को पढ़ते समय आखिरी जो लाइन थी वो जो मैंने आपको बताई थी कि वृद्धि का सीधा प्रभाव परिपक्वता का ज़्यादा सीधा प्रभाव पड़ता है और विकास पर परिपक्वता तथा शिक्षण का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी बालक परिपक्व तो होगा, परिपक्व होने के साथ साथ उसको परिपक्वता के स्तर तक पहुंचने में जिन भी प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है उन सब चीज़ों को सिखाने की भी आवश्यकता आती रहेगी, चाहे वो उसका शिक्षक सिखाएगा चाहे उसके माता पिता सिखाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में आप सदैव रखिएगा। आज हम बात करें सामाजिक विकास की। बालक का समाज क्या होता है, तो अगर इसकी हम सामान्य अर्थों में, चूँकि मैं प्रयास ये करता हूँ कि बाल विकास का जो आपके अंदर डर है कि जो तथ्य और जो शब्दों का प्रयोग होता है वो काफ़ी कठिन होते हैं, उन शब्दों के डर को आपको मैं हटाने का प्रयास करूंगा। तो समाज का अर्थ अगर हम समझें, ये वैज्ञानिक अर्थ नहीं है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है। समाज यानी स और समाज यानी जिसके साथ में मौज आए। ठीक है, बालक को जिनके साथ में मौज आ जाए वो उसका समाज है। तो अब बालक को किसके साथ मज़ा आता है, तो बालक को उसके दोस्तों के साथ मज़ा आता है, बालक को उसको पिता के साथ, माता के साथ, उसके दादा दादी के साथ, मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ। और विद्यालय आता है तो शिक्षक भी अगर खुसट नहीं है तो फिर शिक्षक के साथ भी बच्चे आनंद लेते हैं, मज़ा या आनंद लेते हैं। तो ये सभी लोग कौन हैं, ये सभी लोग बालक का समाज है। और इन सभी के अंतःक्रिया यानी इन सभी के साथ में उम्र व्यतीत होते होते वह इन सबके साथ कैसा व्यवहार किया जाना है वह चीज़ों को वह सीखता रहेगा। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी होगी कि आखिर समाज या सामाजिकरण या सामाजिक विकास बालक का क्या होता है। आइए अब हम सैद्धांतिक तथ्यों की बात करना प्रारंभ करें जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। कहा गई पहली लाइन कि सोशलाइजेशन, व्हाट इज सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन द मीन बाय विच सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी आर अटेंड, वह रास्ता जिसके माध्यम से हम सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता को एक्सेप्ट करते हैं या अपने अंदर आत्मसात करते हैं, स्वीकार किया जाता है, वह सभी प्रक्रियाएं सामाजिकरण कहलाती हैं। अब आगे की बात करें, सामाजिक विकास से क्या मतलब है, तो सामाजिक विकास से तात्पर्य हुआ कि समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता के विकास को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। यानी क्या है, अच्छा एक व्यक्ति को आप सामाजिक कब कहेंगे और एक व्यक्ति को असामाजिक कब कहेंगे। मान लो कोई व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है और फ़ोन पर बात करते करते वो गाली देने लगा। किसी एक सभा में बैठे हैं सब लोग, किसी शादी फंक्शन में गए हैं, समाज के पूरे कई लोग बैठे हुए हैं, हर उम्र आयु वर्ग के बालक बालिका सब लोग बैठे हुए हैं और उसी जगह कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो अपने फ़ोन पर ऐसी बातें कर रहा है जो सबके गले नहीं उतर रही, पता बात करते करते वो गाली दे रहा है। तो क्या आप बहुत रुपया वाला वो आदमी है लेकिन बहुत उम्र में बड़ा आदमी है
लेकिन क्या आप कहेंगे कि वह सामाजिक व्यक्ति है? आप उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे कि तो यानी उसमें अभी समाज के नियमों के अनुसार कार्य करना या व्यवहार करना अभी तक नहीं सीख पाया वो। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बालक के ऊपर ही अप्लाई होगा, या किसी व्यक्ति के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। जो समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार न करे वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है। और हमें क्या करना है? बालक को समाज के नियम क्या हैं, एक बालक के, एक बालिका के, एक पुत्र के, एक पिता के, एक भाई के, एक दोस्त के क्या कर्तव्य हैं, उन सब कर्तव्यों का बोध हम उस बालक को कराएंगे उम्र व्यतीत होने के साथ साथ, तब उसके बालक का सामाजिक विकास हो सकेगा। कैसे कराएंगे, इन सब की बात आगे इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। अगर हम बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो परीक्षा में यह परिभाषा पूछी गई हरलाख महोदय की कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। यानी सामाजिक प्रत्याशा का मतलब क्या हुआ? प्रत्याशा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि प्रत्याशा का मतलब आशा करना, अपेक्षा करना। यानी समाज भी बालक से एक उम्र के पश्चात एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा करता है, अपेक्षा करता है, उसे सामाजिक प्रत्याशा करता है। तो समाज के एक उम्र के पश्चात एक विशेष व्यवहार की अपेक्षा के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से है। देखो सीधी बात, ऊपर मैंने जो आपको बताया था कि विकास की जब बात आएगी, तो जहाँ जहाँ भी कोई विकास शब्द का प्रयोग होगा तो आप समझिएगा कि यह स्वतः ना आकर के इसमें हमें डायरेक्शनल देना पड़ेगा, निर्देशन देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तब बालक का उस क्षेत्र का, जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ेंगे, अभी आप सामाजिक पढ़ रहे हैं, हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, हम नैतिक विकास पढ़ेंगे, हम भाषा विकास पढ़ेंगे, तो इन सभी चीज़ों का जो आप अध्ययन करेंगे तो उन सब में किसी न किसी का सहयोग अगर प्राप्त होगा, निर्देशन प्राप्त होगा, तो वो अच्छे रास्ते पर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, आई थिंक सो। ऊपर से अगर हमने बात की कि समाज कौन है बालक का, ये आपको समझ में आ गया कि आखिर बालक का समाज कौन है। समाज में जो लोग हैं, उन समाज के लोगों के साथ वह व्यवहार कैसे करे, इस बात को सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, आगे की बात करें। अब चूँकि हम पढ़ रहे हैं किस विषय को, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान को, तो और ये समाजशास्त्र का विषय, तो समाजशास्त्री विषय को हम अपने मनोविज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बालक का सिर्फ व्यवहार का अध्ययन तो हम सब जगह कर सकते हैं ना, चाहे वो समाज में हो चाहे घर में हो। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने जो सामाजिकरण को क्या कहा है, सामाजिकरण को व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया कहा है कि जो सामाजिकरण होगा एक प्रोसेस है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अब इस बालक के सामाजिकरण के विकास के लिए 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। कौन कौन सी 3 प्रक्रियाएं हैं, आइए देखते हैं। आप भी अगर एक शिक्षक हैं, एक अभिभावक हैं, एक माता पिता हैं, तो उस शिक्षक, अभिभावक और माता पिता होने के कारण आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा कि बालक अच्छी तरीके से सामाजिक हो सके। तो एक सबसे पहली बात, बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना। सबसे पहली बात, जो बालक है, तीनों के पहले पढ़ लेते फिर आपको मैं बताता हूँ। बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, दूसरा अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना। आइए एक एक समझते हैं। तो कहा गया बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, ये क्या है कि बालक अपने परिवार के आयु वर्ग में या परिवार के क्रम में, किसी क्रम में आता होगा, या तो बड़ा होगा या तो बीच में होगा या तो वो सबसे छोटा होगा। तो जो भी उसका ओहदा है या जो भी पद है उसका परिवार में, उस पद के अनुसार उसे उसके कर्तव्य बोध कराए जाएं और उसके व्यवहार उसे सिखाए जाएं। ठीक, एक काम सिखाया आपने, अब सिखाने के बाद दूसरा उसको प्रोत्साहित करिए कि वह उस जैसे व्यवहार करे। क्या, जब 2 आयु वर्ग के लगभग समान साल 2 साल के अंतर के बालक हैं, तो अगर साथ खेल रहे हैं तो उनमें क्या होता है, कभी आपने देखा खिलौने की लड़ाई होने लगती है, अन्य साधनों की लड़ाई होने लगती है।
तो आप उसको क्या कह सकते हैं, हम लोग अक्सर अपने घरों में कहा जाता है अरे बेटा तुम बड़े हो, तुम उसको दे दो, छोटा है मांग रहा है तो दे दो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हम उस बालक को क्या सिखाते हैं, हम उस बालक को उसको समाज द्वारा जो अप्रूव्ड बिहेवियर है, जो समाज द्वारा किसी व्यक्ति के लिए व्यवहार तय किया गया है, वह व्यवहार उसको हम बताते हैं कि ये तुम्हारा ये व्यवहार है, ये कर्तव्य है। और पहले तो उसको बताएंगे, फिर वो अगर वो व्यवहार नहीं करेगा तो उसके लिए उसको हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी उस सामाजिक भूमिका को निभाए। ठीक, यानी पहला काम क्या हुआ, पहले तो उसको बताना कि आपको क्या व्यवहार करना होता है। दूसरा, अगर व्यवहार बताने के बाद जब वो व्यवहार करे तो भी हम उसको बार बार चेताते रहें कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, या तुम्हारी भूमिका क्या है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपने बता दिया उसको, वो उस तरीके का व्यवहार करने भी लग गया। तीसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज के समाज में बड़ा लुप्त हो रहा है, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। सामाजिक मनोवृत्ति का विकास क्या है, अक्सर आपने देखा है और ये चलन बढ़ गया है कि मोबाइल के कारण बच्चे ऐसे केंद्रित हो जाते हैं कि घर में कौन आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि फूफा आ रहे हैं कि जीजा आ रहे हैं कि कौन आ रहा है, कोई मतलब नहीं, और वो मुड़ी गाड़े देख रहे हैं मोबाइल में। होता है कि नहीं होता है। और अगर नमस्ते करने के लिए बेटा नमस्ते कर लो, तो बस उसी मोबाइल में देखते देखते नमस्ते हो गया और वो अंदर चला जाता है। ठीक, इससे क्या हो रहा है कि बालकों में जो एटीट्यूड है, सोशल बिहेवियर का एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड लैप्स हो रहे हैं। इन बातों को आप अभिभावकों को, शिक्षकों को और समाज के नए युवकों को जो आगे अपनी पीढ़ी का निर्माण करने वाले हैं, उन सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि हर चीज़ का प्रयोग है। जनरेशन को आप मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, लेकिन इन सब बातों का भी ध्यान आप सभी को रखना है। तो 3 बातें हो गई कि बालक समाज में अपने जो साथियों के साथ जो मौज ले वही उसका समाज है, और मौज लेने के बाद उनके साथ मौज के साथ साथ व्यवहार भी करना सीखना है। ठीक है, तो उनके साथ व्यवहार करेगा कैसे और उनके साथ व्यवहार सीखेगा कैसे, इसकी 3 प्रक्रियाओं का वर्णन मैंने आपको बताया है। आइए आगे बात करें। तो चूँकि ये विषय शैक्षिक समाजशास्त्र का था और मनोविज्ञान ने इसको अपने यहाँ स्वीकार किया, तो शैक्षिक समाजशास्त्र में कौन ऐसे लोग हैं जो इस बात का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी शैक्षिक समाजशास्त्रियों में प्रमुख नाम जो हैं वो जॉर्ज पेनी का आता है, जॉन डीवी का आता है, जॉन डीवी कहते हैं विद्यालय समाज का अलग रूप है, मैकाइवर हैं, आदि प्रमुख लोग हैं जो शैक्षिक समाजशास्त्र में अपना योगदान देते हैं। जॉर्ज पेनी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। पुस्तक लिखी थी कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने शिक्षा के समाजशास्त्रीय स्वरूप की व्याख्या की, मतलब कि बालक को शिक्षा दे करके, यानी बालक को ज्ञान दे करके हम किस प्रकार से उसमें सामाजिक गुण का विकास कर सकते हैं। इसी कारण, इनके इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण जॉर्ज पेनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता भी माना जाता है। किसको शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, तो शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता जॉर्ज पेनी को कहा जाता है। इसी समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो 2 प्रचलित सिद्धांत थे। एक थे क्यों कहें, बालक के स्वयं के विकास की समझ विकसित करने के लिए तथा दूसरों के बारे में अवधारणा कैसे बनती है, ठीक है, वो स्वयं क्या है और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे या दूसरे क्या सोच रहे हैं, इस बारे में अवधारणा बनाने के लिए 2 प्रकार के समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं। सिर्फ नाम जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला कहा जाता है कुले महोदय का दर्पण सिद्धांत और मेड का आई एंड मी सिद्धांत। कुले महोदय का दर्पण सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कहीं जाने से पहले और देखते हैं और कहते हैं कि यार अभी कुछ जमा नहीं बात, ठीक है, और क्रीम पाउडर लगाओ। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपना फेस देख करके कहते हैं कि अभी समाज क्या कहेगा मेरे बारे में, इसलिए वो दर्पण सिद्धांत है कि स्वयं को देखना और स्वयं के बारे में विश्लेषण करना कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और आई एंड मी यानी मैं और स्वयं जो हूँ, वो सिद्धांत जो दिया था वो मेड साहब ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा है कि किन प्रक्रियाओं का सहारा ले करके आप बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखें कौन उस समाज के लोग भी हैं। प्रक्रिया की बात हुई, अब इस प्रक्रिया को कराने वाले लोग भी होंगे। तो सामाजिक गुण का विकास करने की 3 प्रक्रियाओं का अध्ययन तो हो गया। अब सामाजिक विकास कराने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो इन लोगों को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्राइमरी है और दूसरे सेकेंडरी हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, वे लोग जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं या सबसे ज़्यादा बालक के व्यवहार परिवर्तन में या बालक के सामाजिक होने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, वे उनके प्राइमरी एजेंट होते हैं। और दूसरा, वे लोग जो बालक के सामाजिक व्यवहार के परिवर्तन को सिखाने में अपेक्षाकृत कम भूमिका निभाते हैं, उनको सेकेंडरी सिस्टम में या सेकेंडरी एजेंट के रूप में नाम दिया गया है। अब थोड़ा सा इन सबको पढ़ने से पहले ज़रा सा परीक्षा को देख लें, क्योंकि वैतरणी वही है। अब आप मान के चलिए कि अगर परीक्षा में आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख या प्राथमिक सामाजिक कारण हैं, और उसमें लिखा है कि विद्यालय, माता पिता और दोस्त, और चौथा लिखा है ये सभी, तो आपका ये सभी उत्तर सही होगा। यदि उन 4 में से अगर लिखा जाए कि निम्नलिखित में से बालक के सामाजिक विकास का प्राथमिक एजेंट कौन है, और उसमें लिखा हो परिवार, परिवार, दोस्त, विद्यालय और जाति या वर्ग, तो उसमें आपका जो टिक लगाएंगे वो आप लगाएंगे परिवार को। ठीक है, इसीलिए बात कर लें कि प्राइमरी एजेंट या प्राथमिक सामाजिकरण का जो एजेंट है उसमें परिवार को रखा गया है। सेकेंडरी एजेंट वे सारे हैं जिनके द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन हाँ, इनके द्वारा भी बालक में व्यवहार सीखे जाते हैं सामाजिक। तो कौन कौन सा, साथी समूह यानी दोस्त, विद्यालय गया तो विद्यालय, मीडिया, समाचार पत्र, कॉमिक्स, किताबें, ये सब, और सेलफोन। मैंने आपको बता ही दिया कि सेलफोन किस प्रकार से बालकों के सामाजिक विकास में अपनी योगदान दे रहा है। मैगजीन्स, टीवी, संचार का भी इसमें हम, मीडिया की जब बात हुई तो सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न पे कौन से वो धारावाहिक देख रहा है, कौन से सीरियल्स देख रहा है। इन सबसे भी बड़ा एक सीरियल आता था, उसमें वो लड़की, छोटी लड़की जो है वो कोकिलाबेन का रोल करके बताती थी, ऐड आता था। तो यानी ऐसे टीवी सीरियल भी बच्चों के सामाजिक विकास पर एक बड़ी गहरी छाप डालते हैं। ठीक है, तो ये सभी भी बालकों के सामाजिक विकास के उत्तरदायी कारक हैं। पास पड़ोस के लोग, जाति एवं वर्ग, और भाषा भी तो सामाजिक कारण बना कि नहीं बना, कि आप पता चला आप अपनी भाषा से ही अलग हो गए, उस लोगों के समूह को ही तो समाज कहेंगे ना। अब उस लोगों के समूह में आपकी भाषा कुछ, जब वो गाली दे रहा था जो आदमी आपने पहले कहा था, तो उसकी भाषा क्या हुई, उसको असामाजिक बनाने में एक योगदान उसने दिया था। इस तरीके से व्यक्ति की भाषा भी, उसकी जाति वर्ग भी, उसका पास पड़ोस भी, मीडिया भी, स्कूल भी, समूह, साथी, दोस्त भी बालक के सामाजिक विकास में अपना योगदान देते हैं, जिन्हें सेकेंडरी एजेंट के रूप में कहा जाता है। प्राइमरी एजेंट में परिवार को रखा जाता है। लेकिन कैसे आप विकल्पों का चयन करते वक्त क्या ध्यान देंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे की बात करें तो दूसरा आ जाता है सामाजिकरण के सोपान। परीक्षा में पूछा गया इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया आपके लिए। तो सामाजिकरण के 3 सोपान हैं, 3 प्रक्रिया थी तो 3 सोपान भी हैं। सामाजिक विकास सिखाने के लिए बालक में 3 प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया था। इस तरीके से तो 3 सोपान सामाजिकरण के भी हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप पर प्रसरण कहा गया है। पहले सोपान को नाम दिया गया है प्रसरण। प्रसरण का मतलब क्या होता है कि मनुष्य उन गुणों एवं प्रारूपों को सीखता है जिससे या उन गुणों और प्रारूपों का सामना उसे करना होता है जो आगे उसे जीवन में निभाने हैं या जो आगे उसे जीवन में उन प्रकार के व्यवहारों को करना है। तो सबसे पहले उसे वो बात सिखाए जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा सोपान है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का क्या मतलब है, संस्कृतिकरण में क्या होगा कि बालकों के सामने वो सारे गुण आए और उन सारे गुण आने के बाद उनको उसने सीखना शुरू किया।
सीखने के साथ साथ वो क्या करेगा, वो व्यवहार स्वयं में धारित करेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताएगा। तो इसे कहते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण में किसी मूल को, किसी बात को स्वयं में धारित भी करना है और आगे आने वाली पीढ़ी को भेजना भी है। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दोहरी प्रक्रिया इसीलिए कहा गया है। ठीक है। और संस्कृतिकरण पर आगे मैं चर्चा, चूँकि शिक्षा के सिद्धांतों की जब मैं बात करूँगा तब उसमें आपको मैं बताऊँगा। इस पर एम.एन. श्रीनिवास का बड़ा कार्य है और इन्होंने सामाजिकरण की परिभाषा भी प्रस्तुत की थी। इस तरीके से फिलहाल हम लोग यहाँ पर सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप प्रसरण है, जहाँ पर प्रसरण के समय बालकों को वो सारे नियम बताए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वह नियम आत्मसात करता चल रहा है और दूसरों को प्रेषित करता चल रहा है। यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण की कहलाई। तीसरी कहलाई परिपाक। परिपाक क्या है कि जब व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है, जब व्यक्ति में सभी वो सारे गुण आ जाते हैं जो एक सामाजिक व्यक्ति में होने चाहिए, वह स्थिति परिपाक की कहलाती है। यानी अगर आपसे एक लाइन में भी पूछा जाए कि परिपाक क्या है, वह अवस्था जब बालक में या जब व्यक्ति में सभी सामाजिक गुणों को पूर्णतः आत्मसात कर लिया जाए, वह स्थिति परिपाक की कहलाती है। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100% ये आदर्श बातें हैं। जरूर अब आप काफ़ी सारे बड़े लोगों को आपने ऐसे व्यवहार करते हुए देखा होगा जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं कि 3 स्टेप के बाद किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास हो सकता है। अब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने अंदर ये बातें लाइएगा। चलिए आगे की बात करें तो हमारे पास क्या बातें हो गई। हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया, हमने सामाजिक विकास का अर्थ समझ लिया, किस तरीके से बालक में हम सामाजिक विकास करा सकते हैं उसकी प्रक्रिया पढ़ ली, कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया को यानी सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो उन एजेंटों की बात कर ली, किस इन एजेंटों द्वारा किन स्टेप्स का को फॉलो किया जाता है, तो उन 3 स्टेप्स की बात हो गई। अब हम बात करें अवस्थाओं के कारण, अवस्थाओं की, चूँकि हमारी अवस्था से संबंधित हमारा सिलेबस है। तो सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है बालकों में, वो पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। पूरी तरीके से सामाजिक नहीं होते, सामाजिकता का अभाव कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे यहाँ से प्रारंभ होना यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरा, बाल्यावस्था तक आते आते बालकों में ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास होता है। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं बाल्यावस्था में, ये पूछी गई और इस बार टेट की परीक्षा में आई भी थी। यूपी टेट की परीक्षा में ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि पूछी भी गई थी। तो ये इस ग्रंथि का जो विकास है, यह जो विकसित होती हैं शरीर के अंदर, अब शारीरिक विकास की चर्चा मैंने अलग से नहीं की है, उस अवस्थाओं को बताते समय ही मैंने बताया था कि लगभग बच्चे का जो जन्म का समय है वो लगभग उसका वज़न जो होता है वो 3.17 किलोग्राम, ठीक है, और लगभग 7.5 पाउंड, इस तरीके से उसका वज़न होता है। समय कितना था ये भी मैंने आपको सब बता दिया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था तक आते आते जिस ग्रंथि की बात हो रही है वह ग्रंथि है इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रा का मतलब क्या है, ऑडिपस का मतलब क्या है, अभी समझ लेंगे और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ऑडिपस ग्रंथि का विकास होता है बालकों में। बालकों में बाल्यावस्था तक आते आते माता से अधिक प्रेम होने लगता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है, लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम, ठीक है। बाल्यावस्था तक आते आते लड़कियां पिता से के प्रति थोड़ा सा आदर भाव, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम विकसित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और बाल्यावस्था आते आते जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो माता से ज़्यादा प्रेम प्रदर्शित करते हुए देखे गए हैं अपने अनुभवों के आधार पर। और इन सब के पीछे एक प्रकार की ग्लैंड कही गई तो जो इनमें विकसित होती है। अब ऑडिपस और इलेक्ट्रा आपको याद रहे, इसके लिए एक जुगाड़ क्या लगाया जाए, इसके लिए एक जुगाड़ ये हो सकता है कि ऑ माने ऑडिपस माने ओए। ओए किसको बुलाते हो, लड़कों को बुलाते हैं, ठीक है। ऑडिपस, इसमें थोड़ा सा टफनेस आ रही है, तो बॉयज़ टफ होते हैं, तो ये ऑडिपस ग्रंथि बॉयज़ में होती है। इलेक्ट्रा, ई छोटी ई आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस पहले से नाम में लग रहा है, ठीक है।
तो सॉफ्टनेस के आधार पर हम लड़कियां कह सकते हैं। और देखो ये यहाँ का जुगाड़ नहीं है, ये आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे और उसमें आप जब मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इन बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको छांटना पड़ेगा कि ये फला कौन सा है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो वहाँ पर भी अगर वो वर्ड जो है वो सॉफ्टनेस को शो कर रहा है तो वह फेमिनिन जेंडर का होगा, और अगर वो टफनेस स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, एनर्जी को शो कर रहा है, तो वो मैस्कुलिन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम उस जुगाड़ को फॉलो कर लें कि ऑडिपस क्या है, बॉयज़ में है, और इलेक्ट्रा क्या है, लड़कियों में है। अब एक सिद्धांत पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। इस समय सामाजिक विकास का जो एक समसामयिक सिद्धांत है वो है ब्रोनफेन-ब्रेनर का परिस्थिति परक मॉडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल, सोशियो इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इस कॉन्सेप्ट में ब्रोनफेन-ब्रेनर ने बालक का जो अध्ययन किया है वो एक सामाजिक परिवेश में किया है, सामाजिक संदर्भ में किया है, और कहा कि एक तो जैव माने वो बालक का उसके समाज में, तो इसीलिए इसको जैव परिस्थिति परक मॉडल भी कहा जाता है, सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, जैव परिस्थिति परक मॉडल भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसको क्या कहता है, ब्रोनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल, या फिर इसको हमने और क्या नाम दिया है, इसको हमने बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा है। जैव परिस्थिति की परक मॉडल यानी बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि बालक का जो सामाजिक विकास है, जो उसके पर्यावरण का मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर की चीज़ें, तो उन्होंने कहा है ब्रोनफेन-ब्रेनर साहब ने कि बालक के आसपास में 5 ऐसे लेयर्स हैं, उन 5 लेयर्स में निकलते हुए उस बालक में सामाजिक गुण और स्वभाव सीखे जाते हैं। पहली लेयर में कौन आता है, कितनी लेयर है, 5। तो पर्यावरणीय तल के इन्होंने 5 स्तर बताए हैं, जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया से लेकर के घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया का मतलब क्या हुआ, जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करता है, वहाँ से लेकर के समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों तक विस्तारित होते हैं, जहाँ तक शायद उसका पहुँच हो पाती है। तो उस पूरे 5 घटना मंडल को इन्होंने, या पूरे मॉडल को, या पूरे उसके पर्यावरण को 5 भागों में बांटा है, 5 स्तर में बांटा है। कौन कौन से 5 स्तर हैं, आइए पढ़ लेते हैं। पहला इन्होंने कहा लघु मंडल। पहला क्या है, कौन सा, अब आपने कहा है कि कौन सी कॉन्सेप्ट को बात में ध्यान रखते हुए, अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो इंटरपर्सनल माने 2 लोगों के बीच में अंतःक्रिया यानी बातचीत, तो या प्रभाव। तो 2 लोगों के बीच में सबसे पहला जो मंडल रखा गया वो लघु मंडल है, माइक्रो सिस्टम है, जिसमें उसका परिवार आता है, सबसे ज़्यादा उसके परिवार के लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है। उसके बाद उसका दोस्त आते हैं, स्कूल और पास पड़ोस भी, ये अधिकतम जो लोग हैं जो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कहा गया है मध्य मंडल। इन सभी लोगों के साथ खेलते सीखते कुछ ऐसे भाव भी विकसित होते हैं व्यक्ति के मन में, जिससे वह उन सभी कार्यों और व्यवहारों को करने के लिए अग्रसर होता है, तो जिसे नाम दिया गया है अनुभूतियाँ। दूसरा स्तर क्या कहा गया है, अनुभूतियाँ कहा गया है, जिनसे आपसी संबंध जो हैं वो थोड़ा सा और प्रगाढ़ होते हैं और मजबूत होते हैं। तीसरी बात अगर करें तो घटना मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में कौन से लोग हैं, उसके पास पड़ोस के लोग हैं, उसके पारिवारिक दोस्त हैं, जनमाध्यम मतलब वही जो किताबें थी, टीवी सीरियल्स थे वो, और धार्मिक संस्थान। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थान किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो बाह्य मंडल में आता है धार्मिक संस्थान। अभी मैं 5 मंडल आपको याद करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम एक बार पढ़ लेते हैं। बृहत मंडल, सांस्कृतिक मूल्य और प्रथाएं जो हैं वो बृहत मंडल में आती हैं। और घटना मंडल में क्या है, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई हैं बालक के पूर्वजों के द्वारा, वह भी, अब जरूरी नहीं कि उसके परिवार के पूर्वज, उसके देश के पूर्वज, उसके समाज के
जिन लोगों ने जो आदर्श कार्य किए हैं उनके द्वारा भी बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये 5 स्तर हैं जिनके द्वारा बालकों के सामाजिक विकास देखा गया है। पहला क्या है? लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटना मंडल। ये 5 मंडल हैं। याद कैसे करेंगे कि यानी सबसे पहले बच्चा कहाँ है? परिवार में है। परिवार के साथ रहते रहते उसमें क्या आया है? भाव आया है, तो मध्य में है भी। फिर बाहर निकलेगा तो कौन मिलेगा? पड़ोसी मिलेंगे, या घर के बाहर ही अगर मंदिर होता है, बहुत ही कम लोगों के घर के अंदर मंदिर बनाया जाता है। हमारे यहाँ रिवाज है कि मंदिर हमेशा सार्वजनिक होता है, तो उसे बाहर ही बनाते हैं। तो पहला क्या है? लघु मंडल में परिवार, और दूसरा मध्य में अनुभूतियाँ, बाह्य में निकलोगे तो मंदिर मिलेगा, और बृहत मंडल में क्या होगा? जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आपने देखे होंगे ना, सांस्कृतिक दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता है, बड़ा पंडाल लगता है। जितने भी कॉलेज के भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बड़ा सा पंडाल लगाते हैं। तो बड़ा माने बृहत, तो बृहत मंडल में क्या होगा? सांस्कृतिक मूल्य और प्रथाएं बृहत मंडल के अंतर्गत आती हैं। और एक्टिविटी बेस्ड क्या है? वो घटना मंडल है। आगे देखें, कुछ बात है तो हमको लग रहा है हाँ है, तो उसमें 2-3 परिभाषाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, सब पूछी गई हैं। आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सुनकर जाइएगा। फ्रोबेल ने कहा कि माताएं बालकों की आदर्श गुरु होती हैं। किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा कि माताएं बालकों की आदर्श गुरु होती हैं। अब माता का बड़ा रोल हो जाता है बालक के विकास में। अब आपने सुल्ताना डाकू वाली कहानी सुनी होगी, तो उस बात को आप थोड़ा सा नहीं सुनिए तो अपनी दादी से या मामी से या माता से सुनिएगा। दूसरा, पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? परिवार प्यार तथा स्नेह का केंद्र, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम स्कूल है। तो क्या कह रहे हैं? बालक का प्रथम स्कूल कौन कह रहा है? पेस्टोलॉजी कह रहे हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप कौन कह रहा है? जॉन डीवी कह रहा है। तो बालक का प्रथम स्कूल, परिवार बालक का प्रथम स्कूल है, यह किसने कहा? यह पेस्टोलॉजी ने कहा। और माताएं बालकों की आदर्श गुरु, यह किसने कहा? यह फ्रोबेल ने कहा। अच्छा, एक और टॉपिक आपके यहाँ पढ़ा जाता है और सीटेट में बहुत बार पूछा गया है ये कि लिंग कैसी संरचना है। तो लिंग एक जेंडर जिसकी बात हम करें, ठीक है, तो ये जेंडर क्या है? ये सोशल स्ट्रक्चर है। जेंडर महिला पुरुष जो है वो हमारे द्वारा कहे गए शब्द हैं, समाज द्वारा कॉइन किए गए वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर जैविकीय संरचना लगाते हैं। जेंडर, जैविकीय संरचना जब आपसे पूछा जाएगा, एक लिंग के लिए सेक्स भी वर्ड यूज होता है, तब वहाँ पर आप उसके लिए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इसको जेंडर कहा जा रहा है। तो इंग्लिश पढ़िएगा आप। जेंडर कैसा है? जेंडर इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, सामाजिक संरचना है। इस तरीके से हम सभी लोगों ने सामाजिक विकास की पूरी प्रक्रिया, उसके स्टेप्स, उसके परिभाषाएं, उसका सिद्धांत, सामाजिक विकास करने वाले लोगों के बारे में अध्ययन किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अंतिम में जाते जाते, क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगला वीडियो हम नैतिक विकास का पढ़ेंगे, उसके बाद भाषा विकास, चॉम्स्की का भी अध्ययन करेंगे। पियाजे साहब को थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, जिससे वो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। इसके लिए आपको हो सकता है 2 पार्ट में बने, एक ही पार्ट में हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उसको हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के जो गंभीर रूप से परीक्षा की तैयारी के लिए लगे हुए हैं उनके साथ भेजिए। तब तक के लिए भारत माता की जय।